जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए जीके जीएस के भोकाल प्रश्नों के साथ हाजिर हैं, जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी, एसएसबी हेड कांस्टेबल सभी के लिए, विशेषकर एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ पीडीएफ को तैयार किया गया है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आज पार्ट 5 सीरीज का हल करेंगे, जो बेहतरीन जीके जीएस के भोकाल प्रश्नों के साथ सीरीज स्टार्ट की है। तो बिना देरी किए यही बताएंगे। ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है, जी हाँ 6 PM पर डेली होती है। तो इस पर डेली आप लोग जरूर जुड़ें, क्वेश्चनों को देखें, अपना लेवल चेक करें और फिर उसके साथ डेली हमारे साथ जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर धमाकेदार क्वेश्चन है जो भी आपके लिए ला रहा हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के रिलेटेड बताएंगे। पहला क्वेश्चन बताएंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3, CaOCl2 या CaCl2 या NaCO3, बताएंगे। प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ ये तैयार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी करवा रहा हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम के अनुसार जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने लोग बी दे रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। साइंस आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन आपको, 4 से 5 क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस के जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था, बताएंगे। माइकल फेराडे, व्हीलर, चार्ल्स बेबेज या सैमुअल ब्राउन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आ रहा होगा। तो राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का, बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। ये तो आपको पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। 28 नंबर का राइट आंसर बताना है। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम या पाइबोसोम, बताएंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा सर। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं सर, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है। बात करते हैं सर मूल अधिकारों की। तो भाग कौन सा है, कहेंगे सर जो भाग है इसका 3 भाग में चर्चा की गई है। कहाँ सर, तो आर्टिकल जो आपके अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 12 से 35 तक कहाँ से लिए गए हैं, कहेंगे सर ये अमेरिका से धारण किए गए, अमेरिका से लिए गए हैं, आधार इनका अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया। संरक्षण करता कौन है, कहेंगे सर न्यायपालिका जो है ये मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होती है ये आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करती है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत आप जाएंगे, तो कहेंगे सर अनुच्छेद इसका 32 है, यानी कि जिसमें साफ साफ कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जो हमारे मूल अधिकारों को संरक्षण करता है। और किस प्रकार से 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। क्या करता है न्यायालय, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जारी करता है, तो आप लोगों को यही आंसर होगा कि सर 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, याद रखेंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपको डेली मिलता हूं शाम को 6 बजे। तो डेली हमारे साथ जरूर जुड़ें अपने इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन किस प्रकार के लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, बताएंगे। तो वैदिक सभ्यता से आप देखेंगे तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडको उपनिषद से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, बताएंगे। 31 का राइट आंसर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को। देखिए मैं आपको बता दूं, अच्छा एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, शायद 2019 में ही क्वेश्चन, जो 2018 में फॉर्म पड़े 2019 में उनका एग्जाम हुआ, किसी सीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका मतलब किस प्रकार से चुना जाता है। ऑप्शन सुन लीजिए, निर्वाचन,
हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसका मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जो पद होता है ये किस प्रकार से आता है। तो देखिए ऑप्शन किस प्रकार से, ऑप्शन पहला था निर्वाचित होता है, बहुत ध्यान से कुछ समझिएगा, निर्वाचन होता है इसका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछ लिया गया था कि मनोनयन होता है, मनोनीत होता है, मनोनीत होता है। और तीसरा ऑप्शन था चयनित होता है, चयन होता है, बताएंगे। तीसरा ऑप्शन था चयन होता है। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका मतलब जो होता है ये किस प्रकार से होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है। तो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना चयनित होता है, ठीक है, चयनित होता है। हमेशा याद रखेंगे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका चयन होता है। अच्छा, एक आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया, मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री का क्या होता है, प्रधानमंत्री का क्या होता है, तो आपको याद रखना है, अगर आप अच्छे लेवल से पॉलिटी को पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री का भी क्या होता है, चयन होता है। कभी आपने सुना है कि आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया? नहीं दिया है। आप क्या करते हैं सर, संसद को वोट करते हैं। किसको? सांसद को। किसको करते हैं सर? सांसद को वोट करते हैं, सांसद को वोट करते हैं, ठीक है। अब जब सांसद बनते हैं, सांसद जब बनते हैं और सांसद ये किसमें, लोकसभा में जाते हैं। किसमें जाते हैं सर? लोकसभा में। बहुत ध्यान से ये बात को समझिए। अब लोकसभा में जाते हैं, अब लोकसभा के बहुमत दल का नेता, लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही कौन बनता है? प्रधानमंत्री। क्या लोकसभा का ही? नहीं, राज्यसभा में। अगर कहने का मतलब यह है संसद के किसी भी सदन में ये अपना चुनाव जीत गया, मनमोहन सिंह जी जो थे वो लोकसभा से चुनाव हार गए लेकिन राज्यसभा से चुनाव जीत गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री की वो गद्दी पर बैठ गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो याद यहाँ तक आपको समझना है कि जो प्रधानमंत्री होता है इसका भी चयन होता है, ठीक है। चलिए कभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिलहाल आपको याद है जो लोकसभा अध्यक्ष है जो अपना ये त्यागपत्र देता है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को होता है। अच्छी इसकी कुछ विशेषताएं सुन लीजिए लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष की जो विशेषताएं होती हैं यही होती हैं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है कि ये संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है, संयुक्त, एक मिनट, जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक जब आती है तो उसकी ये अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की ये अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी लोकसभा के पावर, बहुत पावर हैं, जैसे वो अपने किस प्रकार से प्रस्ताव पेश होगा ये निर्धारण करता है, उनका निर्वाचन करवाता है, उनका शांति माहौल बनाए रखता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। अब कुछ आपके त्यागपत्र देख लिए। देखिए राष्ट्रपति अपना को जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपको याद रखना राष्ट्रपति जो त्यागपत्र है ये उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बताएंगे मुद्रास्फीति के कारण के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं है वही क्वेश्चन उठा लिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी। मैं ये हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, ठीक है। और क्या नाम उसका, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन, इन्हीं को मिलाकर किसी में कम किसी में ज़्यादा 25 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको मुद्रास्फीति के समय दौरान, जो मुद्रास्फीति का दौरान होता है, इसके दरों की निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी दरों में, कर की जो कर होंगी उसकी दरों में वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहेगा, घट बढ़ सकता है। तो आपको याद रखना ऐसा जब होगा कि जब मुद्रास्फीति होगी उस समय जो कर की दरें होंगी वो क्या होंगी? तो आप कहेंगे सर उनमें स्थिरता बनी रहेगी। कर के दरों में मुद्रास्फीति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मुद्रास्फीति में कर की दरों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, देखिए 2 क्वेश्चन ले लिए गए हैं इकोनॉमिक्स से, अभी आगे भी हो सकते हैं शायद। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या परिवहन क्षेत्र, या बैंकिंग क्षेत्र? बताएंगे। 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, देखिए कृषि क्षेत्र क्या है? ये प्राथमिक सेक्टर है। क्या है? ये प्राथमिक सेक्टर है। तो प्राथमिक सेक्टर से इतना तो आएगा नहीं। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो सर औद्योगिक क्षेत्र से। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि द्वितीय ये क्षेत्र होता है। तो आपको याद है यहाँ से सबसे ज़्यादा कर आता है। अगर यहाँ पर आपके सेवा कर होता,
सेवा क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कर आता है, ठीक है, टैक्स आता है। जैसे जीएसटी वर्तमान में सेवा का ही एक रूप है। तो आपको याद है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, तेरा लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, खिज्र खां। खिज्र खां जो था यह सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश की स्थापना इसने की थी, सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश की स्थापना की थी। और ये इसके लोदी वंश से पहले आया था। अच्छा, बात करते हैं लोदी वंश की, तो आपको याद है बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की? आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, और इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा उसके बाद 1526 में किसने? 1526 में इसने बाबर पर आक्रमण, 1526 ने बाबर ने आक्रमण कर दिया और मुगल काल स्थापना हो गया, मुगल काल की स्थापना हो गई। जब 1526 में बाबर ने आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो ये रणभूमि में मारा गया, जो कि एक दिल्ली सल्तनत के लिए कलंक की बात हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में दबा कर क्वेश्चन पूछा जाए। बताएंगे हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन? नहीं, इनके भाई ही थे। पुलकेशिर द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम या शशांक ने? तो मैं आपको बताऊं, शशांक को तो ये हर्षवर्धन ने तो शशांक को पराजित किया था, लेकिन हर्षवर्धन जो थे ये पुलकेशिर द्वितीय से हार गए थे, ठीक है। पुलकेशिर द्वितीय से ये हार गए थे। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो हर्षवर्धन जो पराजित हुए थे पुलकेशिर द्वितीय से, किस नदी के तट पर? तो आपको याद है नर्मदा नदी। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किस नदी के तट पर? तो आपको याद है नर्मदा नदी के तट पर ये पराजित हुए थे, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिर द्वितीय जो थे इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? अभी हमने क्वेश्चन ये पढ़ा था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कंप्यूटर के सिर्फ क्वेश्चन की भाषा बदली गई है, ठीक है। बताएंगे कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के पिता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि लेफ्टिन ऑफ लेप्स के साथ जुड़ा हुआ है, राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है? बताएंगे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेटिंग का या लॉर्ड कर्जन का? बताएंगे किसका नाम जुड़ा हुआ है? बताएंगे किसका नाम जुड़ा हुआ है, किसके? हड़प नीति से। तो मैं आपको बताऊं, हड़प नीति से जो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डलहौजी हो जाएगा। जी हाँ, डलहौजी का जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, डलहौजी का जुड़ा हुआ है। बात करते हैं कर्जन की, तो कर्जन जो था इन्होंने बंगाल विभाजन का एक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे घिनौनी हरकत थी इसकी बंगाल विभाजन जो कब हुआ था? ये आपका 1905 में हुआ था, ठीक है। एक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, इसी के समय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। कौन सा आया था? विश्वविद्यालय अधिनियम, याद रखेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था जो कब आया था? 1904 में। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, याद रखेंगे। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स वुड डिस्पेच आया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पेच कब आया था? तो 1854 में आया था, 1854 में आया था। और इस समय डलहौजी का ही शासन था, डलहौजी ही गद्दी पर बैठा था भारत में। तो आपको 1854 में ये चार्ल्स वुड डिस्पेच आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा साइंस का एक और धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में यहाँ से सोचने के लिए मजबूर करता है। बात करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन ऑप्शन, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः उष्मा के संचरण को रोकती हैं। अभी कहा गया है एक मोटी कमीज दो पतली कमीजों से, तो ये तो हमें लगता गलत है। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है।
तीसरा कह रहा, चौथा कह रहा है उष्मा का विकिरण नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें इस प्रकार से होता है कि दो कमीजें बनेंगी, यानी कि दो परतें एक हिसाब से बने जाएंगी, ठीक है, दो पर जाएंगी। तो ये जो वायु की परत होगी वो रोधी माध्यम के रूप में कार्य करने लगेगी, और के रूप में कार्य करने लगी, इसलिए आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, याद रखेंगे। चलिए, साइंस का क्वेश्चन था, बेहतरीन था। अगला क्वेश्चन करा, यूनिसेफ ने किस भारतीय फिल्म अभिनेता को अपना सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को अपना सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, बताएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान, शाहरुख खान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, सॉरी, सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हर्ष चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बताएंगे। हर्ष चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं, बाणभट्ट। देखिए बिल्कुल बच्चों वाले ऑप्शन ही बच्चों वाले हैं, अगर इस वाले क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए तो क्या करें। देखिए हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने जो हर्ष चरित्र भी बाणभट्ट ने लिखी थी, बाणभट्ट। ये हर्ष के दरबारी कवि थे, क्या थे? दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है। हर्षवर्धन की भी कुछ पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। हर्षवर्धन की देखिए, हर्षवर्धन की कौन कौन सी, जैसे रत्नावली, एक मिनट, रत्नावली, एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक और है, मुझे याद नहीं आ रही फिलहाल। इनकी 3 हैं जो बहुत एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फिलहाल हर्ष चरित्र याद रखने, बाणभट्ट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, जो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार वीडियो को दबाकर शेयर कर देंगे अगर वीडियो पसंद आ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हों। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप एसएससी जीडी के तैयारी में लगे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बेहतरीन तैयारी के साथ मैं डेली आपको शाम के 6 बजे जुड़ता हूं, जो आपके इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर बेहतरीन क्लासेस प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ मैं करवाता हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी के। कह रहा है सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, या पेट्रोल गैस है, या रासायनिक अभिक्रिया, बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है मैं बता दूं, जो आपको बिल्कुल नहीं मालूम वो क्या करते हैं, पेट्रोल गैस और रासायनिक अभिक्रिया को तो बिल्कुल काट देते हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन होता है विखंडन में और संलयन में। उनको ये भी मालूम है कि हाँ नाभिकीय तो होता है, लेकिन संलयन और विखंडन में कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कन्फ्यूजन नहीं होना है। हमेशा जो सूर्य बनेगा वो किस प्रकार से? संलयन से बनेगा, ठीक है, यानी कि टूटने से चीज़ें नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। संलयन मतलब जुड़ना होता है, नाभिकीय संलयन होगा तभी तो सूर्य अपना असीमित ऊर्जा दे पाएगा। तो संलयन मतलब जुड़ना, संलयन मतलब सुन लीजिए जुड़ना। इस प्रकार से आप ये ट्री के अनुसार याद लीजिए, संलयन मतलब जुड़ना याद कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और जुड़ेगा तो ऊर्जा ज़्यादा आएगी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताएंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन? योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता है, ठीक है, बताएंगे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री जी होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, याद रखेंगे। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य में स्थित है? कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और आपको पता भी होगी। कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य में स्थित? ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आया है। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन हर प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से रखा गया है, तो कहेंगे सर ज्योग्राफी से। बताएंगे कुद्रेमुख परियोजना, कुद्रेमुख लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, परियोजना कहाँ है, बताएंगे। 44 का, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कर्नाटक में स्थित है। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्या साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, बताएंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण लवण होता है, यानी कि लवण मतलब नमक कह लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, सभी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ डेली जुड़िए आप हमारे साथ 6 बजे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मैं डेली आपके लिए क्वेश्चनों की बौछार के साथ 25 क्वेश्चनों के साथ हाजिर होता हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी या राजीव गांधी, बताएंगे। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को, हाँ 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? सुष्मिता सेन, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय। तो मैं देखिए बता दूं, जो विश्व सुंदरी प्रथम महिला पूछी जाती है तो उसमें इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है। एक तो रीता फारिया में और एक सुष्मिता सेन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीता फारिया, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में विश्व सुंदरी पूछेगा तो आप रीता फारिया ही लगाएंगे, ठीक है। रीता फारिया लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। रीता फारिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन अगला 47 का 48 क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। देखिए आ गया अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 1934, 1952, 1948, 1935। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर क्या। देखिए जो एक्ट था, अगर आपसे एक्ट पूछेगा यानी कि अधिनियम पूछेगा, अगर अधिनियम आपसे पूछा तो अधिनियम कौन सा था, कहेंगे सर 1934 का अधिनियम था। 1934 का इसका अधिनियम था, ठीक है। 1934 का इसका अधिनियम था। और स्थापना सर कब हुई, तो कहेंगे जो स्थापना हुई सर, वो स्थापना हुई थी 1935 में। 1935 में, ठीक है, स्थापना। अच्छा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो भी आपको लोगों को याद रखना है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। जी हाँ, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी बात आपको ढंग से याद रखनी है, 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताएंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अपना स्कोर 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं यार, मैं बताना भूल गया आपको। ज़रूर बताएं कितना का स्कोर आपने किया है, कितने सही। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर डाल के हमें ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली शाम को 6 बजे बेहतरीन क्लास होती है आपको स्पेशल एसएससी जीडी एसएसबी हेड कांस्टेबल की, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चनों के साथ मैं डेली आपके लिए हाजिर होता हूं। तो 49 का राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इनमें से सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक, देखिए जहां तहां इधर उधर से करके लगभग 5 से क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के करवा ही दिए। क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम रहे, शायद दो ही तीन क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहे। साइंस आपके एग्जाम में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर साइंस आपकी अच्छी है तो 20+ स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी साइंस में दम है। क्योंकि आपका जो लेवल रखता है वो हाई स्कूल वाला ही रहता है। हाई स्कूल से लगभग फॉर्म पड़े और उन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए इनमें से सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन सा है? उष्मा का चालक कौन सा है? चांदी, तांबा, सोना, पत्थर। बताइए। पत्थर तो ऑप्शन से हटा दो, चलो अब बताओ। पत्थर ऑप्शन से हटा दिया, अब बताओ। तो याद रखेंगे इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चांदी।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, जिनके बेहतरीन क्लासेस के साथ मैं आपके डेली लिए हाजिर होता हूं शाम को 6 बजे। इसी चैनल पर ज़रूर जुड़ें शाम को 6 PM पर। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। हाँ, लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखें। SSC GD के बेहतरीन क्लासेस लेके आता हूँ, ठीक है। टाइटल पे आपको GK GS हाईटेक अड्डा 730 स्टडीज दिख रहा है, उस पर क्लिक करें, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।